ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जो थे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्राइटेरिया जो थी वो फिनिश हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की एडवांसमेंट क्या होती है? एडवांसमेंट समझने का मतलब पहले सबसे पहले ये समझो कि जैसे अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जी रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक गई। शुरुआत में हमने पढ़ाया था कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो है जहाँ पे एक जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, लेकिन ये क्या हर टाइम जरूरी है? ऐसा हर टाइम जरूरी नहीं हो। दिस इज द कंडीशन ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट इक्विलिब्रियम तब होगा जब के की वैल्यू 1 होगी, जब कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 0 होंगे, सॉरी इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, लेकिन उस इक्विलिब्रियम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्विलिब्रियम के इक्वल्स टू 1 पे ही अचीव होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्यों ऐसा हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन है, अगर हम उसको क्लोज वेसल में कराते हैं तो वो 100% नहीं जाती। मान लो कोई जैसे मैं कहने का मतलब कि ये कहें कि 50% जाने पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन 50% गई ही नहीं, 30% ही गई, तो 30% पे रुक गई, तो इक्विलिब्रियम तो वहां अचीव हो गया ना, कि फॉरवर्ड बैकवर्ड को अपोज कर दिया और उस 30% पे रिएक्शन रुक गई। ठीक है, तो यहीं पे इसी चीज को हमें यहाँ पे देखना है कि डिग्री ऑफ एडवांसमेंट, कितने डिग्री हमारी रिएक्शन जा रही है। सर आप एक बढ़िया बहुत ज्यादा क्या? हाँ श्रेया बोलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, अब देखो सही है। यस सर। तो सबसे पहले देखो हमने ये आपको यहाँ पे बताया कि डिग्री ऑफ एडवांसमेंट है क्या। तो डिग्री ऑफ एडवांसमेंट इसी चीज को बताएगा कि जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में हमारी रिएक्शन कितने परसेंट गई। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 50% रिएक्शन जाए। ठीक है, 30% रिएक्शन गई तब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें देखना है कि थर्मोडायनेमिकली हम इसको कैसे ट्रीट करें। अगर हमारी रिएक्शन 50% नहीं जा रही है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है डी डॉन्डर्स ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इन्होंने इसका ट्रीटमेंट दिया था तो इनके नाम पे पड़ गया इसका नाम। चलो, हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं वेयर ए बी एम एन एन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वेयर ए प्लस बी रिएक्ट एंड फॉर्म एम प्लस एन। ठीक है, हमें पता है कि जो जी इज द फंक्शन ऑफ पी टी एन, तो हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, डी जी इक्वल्स टू डेल्टा जी, सॉरी, डी जी इक्वल्स टू डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी एन, कांस्टेंट पी एन आई, मल्टीप्लाई कर दो डी टी से, प्लस डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी एन आई, मल्टीप्लाई कर दो डीपी से, क्योंकि यहाँ डीपी लिया तो डीपी से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस डेल जी बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी डी एन आई। क्लियर? अब आपने ये जो है मैक्सवेल के इक्वेशन भी पढ़ा है और पीछे के जो लेक्चर्स में हमने इस चीज की बात कर भी रखी है कि डेल जी बाई डेल टी माइनस का एस होता है, डेल जी बाई डेल पी प्लस का वी होता है। ठीक है, और आप इसे कहते हो कि ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन जाता है, जिसको हम एक अलग टर्म दे देते हैं केमिकल पोटेंशियल। ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी वो पीछे वाले लेक्चर्स में जाके इसे देख सकता है। तो जो है डीजी हम लिख सकते हैं, डीजी इक्वल टू माइनस का एस डी टी प्लस का वी डी पी प्लस का म्यू आई डी एन आई। क्लियर? अब सेम इक्वेशन को हम अपने केमिकल रिएक्शन के लिए, जो हमने रिएक्शन ली थी जिसमें ए प्लस बी रिएक्ट करके एम प्लस एन बना रहा था, उसके लिए लिख दे। तो हम लिखे क्या लिख सकते हैं उस रिएक्शन के लिए, डीजी इक्वल टू माइनस का एस डी टी प्लस का डी डी पी। अब देखो ये जो केमिकल पोटेंशियल हमने केवल आई टर्म के लिए लिखा था, वो सारे टर्म के लिए हो जाएगा। केमिकल पोटेंशियल ऑफ
म्यू ए डी एन ए प्लस म्यू बी डी एन बी प्लस म्यू एम डी एन एम और म्यू एन डी एन एन। इस इक्वेशन को अगर हम कहें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर को, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं तो dt हो गया 0, dp हो गया 0। मतलब ये जो टर्म है ये दोनों टर्म को आपको रिमूव कर देना है। जैसे ही आपने रिमूव किया, अब यहाँ पे क्या करोगे कि कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट भी लगा दोगे साइन, dg एट कांस्टेंट टी एन पी, ये हो जाएगा म्यू ए डी एन ए प्लस म्यू बी डी एन बी प्लस म्यू एम डी एन एम प्लस म्यू एन डी एन एन। क्लियर? ये तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कि अब हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो हम डिग्री ऑफ एडवांसमेंट की बात करते हैं वो है क्या। जैसा कि हम शुरुआत में भी थोड़ा सा बता रहे थे, ठीक है। देखो, अगर हम डीएनआई की बात करें, डीएनआई क्या होगा? स्मॉल चेंज इन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई, ठीक है। म्यू आई क्या है हमारा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ दी ith कंपोनेंट। क्योंकि हमने ये ए बी एम और एन के रेस्पेक्ट में लिखा है तो ये हमारी रिएक्शन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारी रिएक्शन कोई हो रही है, जैसे सपोज कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑल रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे कि जी हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी परसेंट गई? 100% गई, यही ना। अगर पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। लेकिन हमें पता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उस रिवर्सिबल प्रोसेस में रिएक्शन कभी भी 100% जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड इज ऑलवेज अपोज्ड बाय बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो अगर नहीं जा रही तो हम ऐसे इक्वेशंस को जाई के टर्म में लिखते हैं। ये सिंबल आपको इसे प्रोनाउंस करना है जाई, ये है एक्स आई, इसे आप प्रोनाउंस करोगे जाई, ठीक है। और ये हमारे रिएक्शन का डिग्री ऑफ एडवांसमेंट है, मतलब कितने हद तक कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ एडवांसमेंट, या फिर कितना परसेंट हो रहा है। दिस इज द बेसिकली डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसको इम्प्लाइज करना है हमारे जो ऊपर वाली इक्वेशन बनी थी उसमें, तो हम कैसे इम्प्लाइज करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी स्टेट के लिए डीजी देना है तो डीजी का मतलब जी फॉर नेबरिंग स्टेट एंड जी फॉर इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा अपने मिड पॉइंट के आसपास, या अगर उसका मिड पॉइंट है तो हल्का सा इधर उधर होता रहता है। रिएक्शन कंप्लीटली रुक नहीं जाती, हल्का सा इधर जाएगा तो बैक आएगा, बैक आएगा, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे रुका है, लेकिन इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम डीजी जब देंगे तो उस इक्विलिब्रियम का जो उसका नेबरिंग स्टेट होगा, अगर ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो इसका नेबरिंग स्टेट क्या होगा? ये वाला होगा, यही ना। तो इसका जो नेबरिंग स्टेट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर हम फॉरवर्ड में देखें तो बैकवर्ड में थोड़ा कम। तो हम क्या करेंगे, उसमें से इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम जी नॉट को घटा दें तो हमारा जो डीजी की वैल्यू आ जाएगी, जो स्मॉल चेंज हो रहा था उसकी वैल्यू आ जाएगी। और आपको ये पता है कि कोई भी स्मॉल चेंज हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रूफ कर सकते, सॉरी यहाँ से ये चीज क्लियर है। एक चीज क्लियर क्या है कि अगर हम इस डीजी की बात करें, अगर डीजी हमारा परफेक्टली जीरो आ जाए, परफेक्टली जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल है। ऐसा इक्विलिब्रियम जो ना तो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है ना बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, एकदम न्यूट्रल बना हुआ है, ठीक है। डीजी अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन आगे पीछे हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेबल है। मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो बात कर रहे थे उसकी बात, इक्विलिब्रियम स्टेबल है, थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है, ठीक है। अगर डीजी हमारी लेस देन जीरो आ जाए तो हम कहेंगे जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कह रहे थे और हम कह रहे थे कि थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, जरूरी नहीं ये इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाए फिर यहाँ पे थोड़ा सा घिसके, फिर इक्विलिब्रियम थोड़ा शिफ्ट और हो गया, फिर वहां पे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही जगह है, उसी जगह पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है,
ठीक है, ये स्टेबल है। न्यूट्रल का मतलब कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ही पड़ा है, तो ये डीजी हमें बताता है। नेक्स्ट आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम जाई यूनिट के टर्म में दे सकते हैं, और जाई हमारा बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत ही स्मॉल, डेल से भी स्मॉल यूनिट हम मान के चलेंगे कि हम जो जाई ले रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स कैन बी गिवन। अगर हम एन की बात करें, जो एन का एन मोल्स था, तो एन ए नॉट जो हम शुरुआत में लिए थे प्योर स्टेट में उसका, उसमें से थोड़ा सा कम होगा। कम क्यों होगा, अगर आप ध्यान दो तो कम क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में हमें जोड़ना है, प्रोडक्ट में अब जो एम और एन बन रहे हैं तो वहां पे प्लस करेंगे। ठीक है, एन बी नॉट प्लस का बी जाई, दूसरा एन एम नॉट प्लस का एम जाई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आया आपका जो लास्ट है प्रोडक्ट में, एन एन के मोल्स हो जाएंगे एन एन नॉट प्लस का एन जाई। तो जो ये प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके मोल बन रहे हैं, और माइनस वाला जो टर्म इंडिकेट कर रहा है कि इनके मोल कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो चेंज हो रहा है एन के मोल्स में, जो चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, जो स्मॉल चेंज हो रहा था, जैसे हम बता रहे थे इक्विलिब्रियम था ये अचीव हो गया, और हल्का सा आपने इधर उधर डायनेमिकली ये चलता रहेगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम जो एन के मोल होंगे वो थोड़ा सा चेंज होगा, और उसे हम किसे दे सकते, किस फॉर्मेट से दे सकते हैं, डीएनए। क्योंकि डीएनए के टर्म में हमें नहीं लेना है, डिग्री ऑफ एडवांसमेंट में लेना है, तो हम इसे डीएनए को हम कह सकते हैं कि दिस डीएनए इज बेसिकली माइनस का ए डी जाई। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली डीएनबी हम दे सकते हैं माइनस का बी डी जाई। ये जाई जो है ये डी जाई डी वाले टर्म से भी छोटा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज है। सिमिलरली डी एन एम कैन बी गिवन एज प्लस एम डी जाई प्लस सॉरी, एंड डी एन एन हम दे सकते हैं प्लस का डी प्लस का एन डी जाई के रूप में। ठीक है, तो सर यू आर रेजिंग योर हैंड्स, एनी हाँ सर, क्वेश्चन? एक चीज पूछनी है हाँ बोलो। सर। जो एन ए इक्वल्स टू एन ए नॉट माइनस ए चाहिए है, हम्म उसमें जो एन ए है वो हम्म तो फॉर्मेशन फॉर्मेशन प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट है, हम्म लेकिन जो स्मॉल है वो तो कोफिशिएंट है ना, कि कितना फॉर्म हो रहा है। हाँ, ये ही तो डिफाइन करेगा ना कि किस रेशियो में ये जो इसमें का कम होगा, और किस रेशियो में लेकिन ए सर बी एम उसकी, और एन। हाँ ये तो कोफिशिएंट है ना सर। हाँ, ये कोफिशिएंट है, ये ए तो कोफिशिएंट है, ये बी तो कोफिशिएंट है, बहुत, एम कोफिशिएंट है, एन कोफिशिएंट है। तो सर जब प्रोडक्ट ही बहुत कम बनेगा या रिएक्टेंट ही बहुत कम यूज होगा, तो फिर वैल्यू कैसे अटेन होगी। तो इसी को तो इसी इसी छोटे ही टर्म को तो हमें पढ़ना है, बहुत से छोटे टर्म को पढ़ना है। हम कह रहे हैं कि जो जाई अच्छा। है, डी जाई है, वो डी एन ए से भी बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे माइनस है। अगर सपोज करो कि हमारे जो रिएक्शन में जो क्वेश्चन होगा ए बी एम, इनकी वैल्यू पे भी तो डिपेंड करेगा ये इसका प्रोडक्ट, करेगा ना। यस सर। और कोई भी रिएक्शन लोगे तो हाँ कम से कम, चाहे मान लो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की भी ले लो, तो आप कहते हो कि एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो कम से कम इसकी वैल्यू एक होगी या तो तीन होगी। अब यहाँ अगर हम तीन हाँ। से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये देखो, अगर हम यहाँ पे इस ए की वैल्यू तीन रख दें, अगर हम इसमें तीन से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को ला रहे हैं, ये तीन है और ये डी जाई है इधर हमारा, इस तीन से मल्टीप्लाई करके अगर हम डी जाई को कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो ना कि इस तीन को इधर भेज दो। ये क्या हो जाएगा, इसका तीन गुना कम होगा कि नहीं होगा, जो डी जाई होगा ये डीएनए का तीन गुना कम होगा। यस सर। तो डी जाई जो हमारा है वो बहुत कम है। क्यों, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के मीन पोजीशन से हल्का सा बहुत स्मॉल शिफ्ट हो रहा है, तब हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन उस टाइम पे क्या है। यही हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। ये थोड़ा सा टफ भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे टेलर सीरीज भी आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत ईजी करके बताएंगे जिससे कि आपका काम हो जाए।
क्लियर? तो ये इस चीज को ये समझ में आ गया कि डी जाई यस आखिर सर। हम क्यों ले रहे हैं। हम ले रहे हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको पहचानने में बहुत ही, चूंकि माइन्यूट चेंज हो रहा है और वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, तो इसकी वजह से हमें से डी जाई नया टर्म लेना पड़ा है। ठीक है, डी से ओके। डी एन से हम ओके सर। थोड़ा सा अलग हटे हैं। यहाँ पे हमने एक नया टर्म दिया है कि डी जाई है। और देखो तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका भी पूरा ये तो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नंबर है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ही होगा ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही डिनोट कर रहा है। चलो नेक्स्ट बताएं, कुछ आइडिया लगा? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो हमारी जो इक्वेशन थी सबसे ऊपर, डीजी एट कांस्टेंट टीएनपी, ये थी म्यू एम डीएनएम। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये इक्वेशन थी, डीजी एट कांस्टेंट पी डी ए, सॉरी म्यू ए डीएनए म्यू बी डीएनबी। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी, इन सारे की वैल्यू रख देनी, डीएनए डीएनबी इन सब की वैल्यू रख देनी। ठीक है, नीचे आओ। अब देखो ये डीएनए, तो आप पहले से देखो म्यू एम भी तो पहले से ही होगा, ये प्रोडक्ट हमने लिखा है डेल्टा जी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें सारे में प्लस आएगा, और जो रिएक्टेंट है उन सारे में हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये प्लस आया है प्रोडक्ट वाले टर्म में, ये प्लस आया है, तो हमने क्या किया, सुविधा के लिए प्लस को पहले लिख दिया। तो हमारा यहाँ पे टर्म था म्यू बी डी एन बी, सॉरी म्यू एम डी एन एम, और दूसरा टर्म था म्यू एन डी एन एन। ठीक है, तो अगर हम इसको रखो, एम डी जाई को रखो, तो ये हो गया एम म्यू एम डी जाई। ये कुछ नहीं है, एक साथ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप म्यू को अगर आगे रख दो तो एम डी जाई होगा, और देखो ये तो यही है ना एम डी जाई, तो ये एम डी जाई किसके जगह है, डी एन एम के जगह, जो ऊपर अभी मैंने इक्वेशन बताई। तो इस तरीके से जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा एम म्यू एम डी जाई एन म्यू एन डी जाई माइनस का ए म्यू ए डी जाई माइनस का बी म्यू बी डी जाई। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि चलो ये एन ए है, एन बी है, एन एम है, डी एन है, तो हमारे लिए सबके अलग अलग टर्म में हमें डिग्री ऑफ एडवांसमेंट निकालनी पड़ती। लेकिन अब हमने देखो सब में डी जाइए कॉमन टर्म ले आ गई, तो किसी एक के ही टर्म में हम बता सकते हैं कि जो हमारी डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है। मतलब केवल केवल अब हम जाई के टर्म में बात करेंगे, डी जाई के टर्म में ही बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ से क्या करो कि आप सबसे पहले रिएक्शन को अरेंज कर दिया, प्रोडक्ट वाला एक साइड, रिएक्टेंट वाला एक साइड। अब यहाँ देखो सब में डी जाई है, अगर आप ध्यान से देखो तो सब में डी जाई है, और डी जाई को कांस्टेंट, सॉरी डी जाई को कॉमन ले लो, डी जाई को कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लिया तो डी जाई आ गया बाहर, प्रोडक्ट वाला टर्म एक साथ जुड़ गया, रिएक्टेंट वाला टर्म एक साथ जुड़ गया। ठीक है, बीच में चूंकि ये माइनस है तो जब आप कॉमन कॉमन लोगे तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा डीजाई था, इस डीजाई को हमने इस डीजी के ऊपर डीजी के नीचे ले आए। इधर हमारा क्या था, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा डीजाई था, ये था, और जैसे ही आप इस डीजाई को इस साइड से इस साइड आप चेंज करोगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो अब हमारी जो क्वांटिटी बनी, ये बनी डीजी बाई डीजाई एट कांस्टेंट टी एंड पी। ठीक है, यही इसी की वैल्यू हमें बाद में फाइंड आउट करनी है, और यही हमारी डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन को देखो डेल्टा जी जो होता है इसे हम कहते हैं रिएक्शन का पोटेंशियल। ठीक, फॉर ए सिस्टम टू बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डीजी ऑब्लिक डीजाई मस्ट बी जीरो।
तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, कहीं भी नहीं शिफ्ट हो रहा होगा, तो अगर हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। अगर हमारा इक्विलिब्रियम थोड़ा भी डायनेमिकली इधर उधर शिफ्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है। सेकेंड चीज, ये हमने थोड़ी सी बता रखी थी, ये हालांकि नीचे आता है, अगर आप यहीं से पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ लो। ये अगर हम इसको निगेटिव टर्म में ले लें, निगेटिव ऑफ डेल जी बाई डेल जाई एट कांस्टेंट टी एन पी, तो ये हमारा केमिकल एफिनिटी को दर्शाता है। केमिकल एफिनिटी, अब इसे कहते क्या है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी रिएक्शन विद एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। तो डी जाई क्या था, एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन था, ये क्या था, फ्री एनर्जी टर्म है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी जाई बाई डी जी बाई डी जाई, अगर हम इसे निगेटिव ले लें निगेटिव टर्म में, तो यही हमारा केमिकल एफिनिटी को भी बताता है। ठीक है। अब हमें देखो यहीं से देखना है कि अगर हम इस चीज को प्रोसेस करें टेलर सीरीज के रूप में, इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारी बनी थी, ये वाली इक्वेशन टेलर सीरीज के रूप में अगर हम प्रोसेस करें तो हमें ये क्या बताता है। देखो ये तो ऑब्वियस है, ये तो हम पहले भी बता चुके थे कि अगर हमें डीजी देना है तो हम डीजी लिख सकते हैं जी माइनस का जी नॉट। ठीक है, तो इस पे हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। एज्यूमिंग ए टेलर सीरीज फॉर ए फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो जो डीजी है उसके लिए हमें टेलर सीरीज एज्यूम कर रहे हैं। टेलर सीरीज क्या होती है कि अगर कोई क्वांटिटी इस तरीके से लिखी जाए, जैसे देखो 1/1 फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल, 1/2 सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल, और प्लस इससे मल्टीप्लाई भी करोगे जाई से, प्लस यहाँ पे जाई का स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इसी तरीके से अगर हम nth टर्म के लिए जाते हैं, 1/n टर्म के लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एन बाई डेल जाई एन ऑफ जी। ठीक है, और जाई की पावर n, तो एन टर्म के लिए हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अब फायदेमंद है और ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, यही आपका डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन है। और ये आपको क्या क्या बताता है, अब देखो सबसे पहला अगर हम देखें तो जो एक फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जो डिफरेंशियल का, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म, एट इक्विलिब्रियम द मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म इज डेल जी बाई डेल जाई। और अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो इक्विलिब्रियम में तो होगा ही होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, यहाँ पे जो थर्ड टर्म आता है, जो फोर्थ टर्म है, उनकी वैल्यू अगर प्लस हो गई तो देखो हमने ये कह दिया इसको जीरो, हमने फर्स्ट टर्म को कह दिया कि जीरो है, चलो ये तो हमने कह दिया कि जीरो हो गया। अगर दूसरा टर्म पॉजिटिव आ गया तो, अगर दूसरा टर्म पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, ये जो डीजी है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल डीजी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर दूसरा टर्म सपोज करो दूसरा टर्म भी आ गया जीरो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जो तीसरा टर्म होगा उसके पास जाएंगे। तीसरा टर्म अगर पॉजिटिव आ गया तो ये इक्विलिब्रियम फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तीसरा टर्म निगेटिव आ गया तो, अगर मान लो ये तीसरा टर्म निगेटिव आ गया तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे तीसरे टर्म के पास जाएंगे, तीसरा टर्म निगेटिव आ गया तो, अब ये तीसरा टर्म निगेटिव आते ही ये जो आपका इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, फिर से निगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो टेलर सीरीज का हम यूज करके यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। और ये चीज हमने थोड़ी सी पहले बताई थी कि अगर स्मॉल चेंज डीजी में हो रहा है, देखो डीजी में अगर स्मॉल चेंज हो रहा हो तो इसमें तीन तरह की हमने कंडीशन बताई थी, ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की थी। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इसको भी हमने समझाया था, इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल और इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। इन तीनों टर्म को समझाया था कि स्टेबल में क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होगा और
अनस्टेबल में, ये याद है, ऐसे ऐसे करके बताया था हमने। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हमने बता दिया। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है विद हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। ठीक है, देखो तो पहला जो टर्म है ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म है और मस्ट बी जीरो। ये 99% या 100% जीरो ही होता है। ठीक है, अगर ये जीरो है तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। बट सेकेंड कंट्रीब्यूटिंग टर्म की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड कंट्रीब्यूटिंग टर्म होगा वो ग्रेटर देन जीरो होता है। अब ये कहाँ से आता है? अब बेसिकली ये आता है डिफरेंशियल से। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे सेकेंड ऑर्डर में तब आपको पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो जो हमारा डीजी होगा, अब वो डीजी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो हम ये क्या बताता है हमें? स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। अभी हमने डीजी की 3 कंडीशन बताई थी, डीजी इक्वल टू जीरो, डीजी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डीजी लेस देन जीरो। ठीक है, अगर हमने सेकेंड टर्म को देखा कि ये ग्रेटर देन जीरो है तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर लेस देन जीरो है तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, निगेटिव है तो। लेकिन अगर ये सेकेंड टर्म हमारा, ये सेकेंड टर्म भी जीरो आ गया तो, अगर हमारा सेकेंड टर्म ही जीरो आ गया तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको लीव कर देंगे। सेकेंड टर्म लीव करने के बाद थर्ड टर्म के पास जाएंगे। थर्ड टर्म की 2 पॉसिबिलिटीज होती है कि ये पॉजिटिव हो, निगेटिव। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, अगर ये भी जीरो आ गया, अगर ये थर्ड टर्म, अगर हमने देखा कि नहीं थर्ड टर्म भी हमारा जीरो आ गया, तब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फर्दर टर्म की तरफ जाएंगे, फोर्थ टर्म की तरफ जाएंगे। अगर फोर्थ टर्म भी जीरो आ गया तो फिफ्थ टर्म की तरफ जाएंगे। उसके अगर सारे के सारे अगर जीरो आ गए तो हम कहेंगे द इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। अगर कोई भी टर्म पॉजिटिव आ जा रहा है, डेल जी ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। और अगर कोई टर्म हमारा नेगेटिव मिल गया तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो अब यहां से हम ये कहेंगे कि जो डेल जाई है, ये जो जाई है, यही हमारा डिग्री ऑफ एडवांसमेंट है। और यही बता रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो इसी चीज को कहते हैं डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे जाके फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा